न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो न्यूक्लियस रेडियस को, जिसकी आपके पास कुछ एप्लीकेशंस होती है। फिर आप लोगों ने सीखा कैसे आप लोग अपने न्यूक्लियस को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। फिर आप लोगों ने न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को पढ़ा, जहां पर आपने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी को, मास डिफेक्ट को, n/p रेशियो को। और उसके बाद आप लोग लास्ट क्लास के अंदर न्यूक्लियस के मॉडल पढ़ रहे थे, जहां पर आप लोग बात कर रहे थे लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कैसे आप लोग लिक्विड को कंपेयर कर सकते हो अपने न्यूक्लियस के साथ, और उसके बाद आप लोग कुछ एनर्जी टर्म्स को पढ़ रहे थे। वहां पर आपके पास टोटल 5 एनर्जी टर्म्स थी। आज हम लोग इस क्लास के अंदर हम लोग एनर्जी टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर आपके पास एक एक एनर्जी टर्म क्या कह रही है और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 7 of nuclear chemistry and I hope कि आप लोग previous lectures देखकर आए होंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम लोग एक सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग भी कंटिन्यूअसली देखोगे तो आपको मजा भी आएगा और आपको समझ में भी आराम से आ जाएगा और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे और आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन भी आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को आप लोग कैसे डिफाइन करते हो। उसके बाद आपको पढ़ने थे कुछ मॉडल्स। मॉडल के अंदर आपने स्टार्ट किया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल, आप लोग पढ़ चुके हो अभी तक कैसे आपके एक लिक्विड ड्रॉप को आप लोग कंपेयर करते हुए एक न्यूक्लियस के साथ। उसके बाद आपने इस मॉडल के कुछ एडवांटेजेस देखे थे और उसके बाद आपने देखे थे एनर्जी टर्म, जिन एनर्जी टर्म को आप लोग यहां पर देख सकते हो। बोर्ड के ऊपर भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि आपकी जो एनर्जी थी उसको डिफाइन किया गया था 5 एनर्जीज के अंदर। यहां पर बात की गई थी वॉल्यूम एनर्जी की, सरफेस एनर्जी की, एसिमेट्रिक एनर्जी की, कूलम्बिक एनर्जी की, पेयरिंग एनर्जी की। आप लोग कह रहे थे कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसने बेस दिया था आपकी बाइंडिंग एनर्जी को, और लिक्विड ड्रॉप मॉडल के हिसाब से जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है इन 5 टाइप की एनर्जीज के ऊपर। यानी कि वहां पर आपके पास 5 अलग अलग टाइप की एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसको कंट्रीब्यूट करने के बाद क्या बनती है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी बनती है। और इस बाइंडिंग एनर्जी का पहली बार कॉन्सेप्ट आपके पास राइज हुआ था लिक्विड ड्रॉप मॉडल से ही। तो सबसे बेसिक मॉडल आपके पास यही माना जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपके पास जो 5 एनर्जी टर्म मैंने यहां पर लिखी हुई है इसका मतलब क्या है और इनके एक्सप्रेशन क्या होते हैं। उनके एक्सप्रेशन के ऊपर आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है पहले भी आपके एग्जाम्स के अंदर और अब भी आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। तो आपको ये 5 एनर्जी टर्म्स क्या होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। साथ में यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है कि आखिर आपके पास वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी क्या होती है और एसिमेट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो इन हर एक एनर्जी को समझेंगे हम लोग आज की क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास को। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, तो क्वेश्चंस को करने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वॉल्यूम एनर्जी को। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी टर्म एंड इट इज जनरली पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, देखिए आपके पास यहां पर टोटल 5 एनर्जी टर्म्स हैं, यानी कि आपके पास जो बाद में बाइंडिंग एनर्जी आने वाली है वो इन 5 एनर्जी टर्म्स के ऊपर डिपेंड करने वाली है। अब ये 5 आपके पास जो एनर्जी टर्म हो रही है बाइंडिंग एनर्जी को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। यानी कि कुछ एनर्जी टर्म ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज हो, और कुछ एनर्जी टर्म्स आपके पास ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कब होगी, जब आपके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है वो बिखर रहे हो, एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हो। यानी कि जिस एनर्जी की वजह से आपके न्यूट्रॉन्स या फिर आपके प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे उसको हम क्या बोलने वाले हैं कि आपकी वो एनर्जी टर्म आपकी बाइंडिंग एनर्जी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होगी, लेकिन जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होगी आपके न्यूट्रॉन्स को, आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बाइंड कर रखेगी, ये आपकी क्या हो रही होगी, एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रही होगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। तो ये आपके पास होती है वॉल्यूम एनर्जी, और वॉल्यूम एनर्जी की वजह से आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये कंट्रीब्यूट करता है बाइंडिंग एनर्जी की तरफ, इसलिए आपके पास ये क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। अब बेसिकली आपके पास ये क्या होती है, तो मान लो आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास यहाँ पर क्या है, कुछ अलग अलग टाइप के न्यूट्रॉन्स है। आपके पास यहाँ मैंने क्या बना रखा है, प्रोटॉन बना रखा है, ये मैंने यहाँ पर क्या बना रखा है, न्यूट्रॉन बना रखा है। आपके पास कोई न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, आपके पास क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। इन दोनों को कंबाइनली आप लोग क्या बोलते हो, न्यूक्लियॉन्स बोलते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट व्हेन एन असेंबली ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ सेम साइज इज पैक्ड टुगेदर इनटू द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, each interior nucleon has a certain number of nucleons in contact with it, so this nuclear energy is proportional to the volume। अगर आप लोग यहाँ पर इस न्यूक्लियस को ध्यान से देखोगे और यहाँ पर आप लोग देखोगे इसके सेंटर के अंदर, मान लो आपके पास यहाँ पर कोई भी एक न्यूक्लियन है, चाहे आपके पास प्रोटॉन हो चाहे आपके पास न्यूट्रॉन हो। यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है एज ए न्यूट्रॉन। तो मान लो आपके पास यहाँ पर कोई भी न्यूट्रॉन है, तो इस न्यूट्रॉन के साइड में आपके पास कुछ न्यूक्लियस और भी होने वाले हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है कि इस न्यूट्रॉन के साइड में आपके पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, कुछ प्रोटॉन भी होने वाले हैं और कुछ आपके पास न्यूट्रॉन भी होने वाले हैं। अब ऐसा देखा गया है कि इन सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से सारे न्यूक्लियॉन आपस में क्या रहते हैं, बाइंड किए हुए रहते हैं। यानी कि एक दूसरे के बाइंड हो रहे होंगे, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ये उसको इंक्रीज कर रहे होंगे। तो इस फोर्स की वजह से, इस इंटरेक्शन की वजह से आपके जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये एक दूसरे के पास बाइंड किए हुए रहते हैं, बिखरते नहीं है। अगर बाइंड किए हुए रह रहे होंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ईच इंटीरियर
न्यूक्लियन हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन कांटेक्ट विद इट। अगर मैं यहां पर बात करूंगा इस वाले न्यूक्लियन, तो यहां पर सराउंडिंग में पास क्या होने वाले हैं, कुछ न्यूक्लियंस और भी होने वाले हैं। यानी कि हर एक न्यूक्लियन के कोरस्पोंडिंग आपके पास सराउंडिंग के अंदर कुछ न्यूक्लियंस होंगे जिनके बीच में कुछ इंटरेक्शन फोर्स होगा, जिसकी वजह से वो पास पास रहना चाहेंगे और जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रही होगी, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट आपके पास जो एनर्जी होती है, वॉल्यूम एनर्जी आपके पास जो होती है, मैंने डिनोट किया हुआ है उसको बी और वी से। आपको बुक्स के अंदर वो ई बी से भी मिल सकता है, तो किसी भी टर्म के अंदर मिल सकता है, लेकिन बेसिक आपके पास वॉल्यूम एनर्जी जो होती है वो आपकी न्यूक्लियर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब आपके न्यूक्लियस का वॉल्यूम जितना ज्यादा बड़ा होगा, हमारे पास न्यूक्लियस ज्यादा वॉल्यूम का होगा, तो आपके पास न्यूक्लियंस भी ज्यादा होंगे और न्यूक्लियंस के सराउंडिंग के अंदर भी न्यूक्लियंस ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि आपके पास जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ आपस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास जो वॉल्यूम एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके न्यूक्लियर वॉल्यूम से। और आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि वॉल्यूम आपस क्या आता है, 4π3πr³ आता है और रेडियस को आप लोग निकाल चुके हो इन टर्म्स ऑफ ए। तो अब आप लोग वॉल्यूम को भी इन टर्म्स ऑफ ए बड़ा आराम से लिख सकते हो। तो आप लोग देख चुके हो आपका जो वॉल्यूम वापस क्या होता है, वो 4/3πr³ होता है। और स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर आपने पढ़ा था कि आपके पास जो आर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके a⁻⁴ के। तो अगर मैं यहां पर इस आर की वैल्यू को पुट करूंगा, आप लोग कह रहे हो कि आपके पास जो यहां पर वॉल्यूम एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके वॉल्यूम के, वॉल्यूम आपकी होती है 4/3πr³। तो अगर मैं यहां पर आर की जगह पुट करने वाला हूं a⁻⁴ और फिर मैं करूंगा इसका वापस क्या निकल जाएगा, a⁻1 निकल जाएगी। यानी कि आप लोग लिख सकते हो कि आपके पास जो वॉल्यूम एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके पास a के है। और यहां पर अजम्पशन ली गई थी कि आपके पास यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म न्यूक्लियर डेंसिटी है। यानी कि जब जब आपका जो न्यूक्लियस है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा तो डेंसिटी के ऊपर आपके पास कुछ भी फर्क नहीं होगा, आपकी डेंसिटी यहां पर क्या होने वाली है, यूनिफॉर्मली रहने वाली है। अब अगर मैं यहां पर इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाना चाहूंगा, क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहां मैं लगा देता हूं ए बी, आपके पास क्या बन जाएगा, BV = AV × में। अब आपके पास एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है, मैं नोट्स में आगे जाकर लिखी हुई है। बाद में मैंने सारे के सारे कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है, आपको वो याद भी करनी है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपका BV निकल गया = AV × में A। यानी कि आपकी जो वॉल्यूम एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास a⁻1 के। और आपके पास ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि आपके पास जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी गिवन है उसके अंदर जो वॉल्यूम एनर्जी वाली टर्म है वो किस तरीके से डिपेंड करती है आपके एटॉमिक मास नंबर पे। तो वो डिपेंड करती है डायरेक्टली a⁻1। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास आंसर आ सकता है। तो टोटल आपके पास यहां पर 5 एनर्जी टर्म है, पांचों एनर्जी टर्म्स के लिए आपके पास यहां पर एक छोटा एक्सप्रेशन आने वाला है। उस हर एक एक्सप्रेशन के लिए आपको याद करना है कि आपके पास जो यहां पर एनर्जी टर्म होने वाली है ये a के साथ किस तरीके से रिलेटेड होने वाली है, a⁻1 होगी, a⁻−1 होगी, a⁻1/3 होगी। तो वो सब चीजें आपको याद रखनी है, इसके ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर मैंने यहां पर लिखी हुई है अपनी सेकंड टर्म दैट इज सरफेस एनर्जी। और सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट द कांसेप्ट ऑफ वॉल्यूम एनर्जी इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियस इन द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस। आपने अभी अभी जो वॉल्यूम एनर्जी पढ़ी है उस केस में आप कह रहे थे कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो आपके पास न्यूक्लियन होने वाला है उसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ क्या होने वाले हैं, न्यूक्लियंस होने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास यहां पर कुछ इस टाइप का न्यूक्लियस होगा, मैं बात कर रहा हूं इस वाले न्यूक्लियन की, तो इस वाले न्यूक्लियन के सिर्फ और सिर्फ इस साइड में क्या होने वाले, न्यूक्लियन होने वाले हैं। यहां पर इस डायरेक्शन के अंदर यहां पर कोई भी न्यूक्लियंस नहीं है। यानी कि जो आपने वॉल्यूम एनर्जी वाली टर्म पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ उन न्यूक्लियंस के लिए है जो आपके न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर यानी कि इंटीरियर के अंदर प्रेजेंट है। अगर आपको सरफेस पे प्रेजेंट न्यूक्लियंस के लिए कुछ एनर्जी लेनी है तो वहां पर आपको नई टर्म लेनी पड़ेगी जो कि यहां पर ले ली गई थी, सरफेस एनर्जी। इफ न्यूक्लियस इज ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस देन ओनली 1/2 ऑफ द न्यूक्लियस इंटरेक्शन। आप लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ इतने ही न्यूक्लियस यहां पर आप लोग देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1/2 के अंदर है। ये पहले आपके पास जो सेंटर के अंदर है इसके आपके पास क्या है, चारों तरफ आपके पास यहां पर क्या होने वाले, न्यूक्लियस होने वाले हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहीं पर ही क्या है, न्यूक्लियस है। एज ए consequence of this surface tension effect binding energy is lowered and proportional to area of the nucleus। अब यहां पर आपके पास क्या हो रहा था, आपके पास यहां पर बीच में न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियन के ऊपर बाकी साइड न्यूक्लियन क्या लगा रहे थे, इंटरेक्शन फोर्स लगा रहे थे। अब अगर मैं इस न्यूक्लियन के कोरस्पोंडिंग यहां पर साइड के अंदर कम न्यूक्लियस कर दूंगा तो उसका इंटरेक्शन फोर्स भी क्या हो जाने वाला है, कम हो जाने वाला है। अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी तरफ कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, उसको डिक्रीज कर रहा है। यानी कि इस सरफेस टेंशन की वजह से, इस फिनोमिना की वजह से आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी के अंदर कंट्रीब्यूशन था आपके जो न्यूक्लियस बाउंड्री के ऊपर प्रेजेंट है उसका वो कम हो रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है यहां पर। एंड मैथमेटिकली ये कहा गया कि आपकी जो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी है ये लोअर हो रही है एंड इन प्रोपोर्शनल टू द एरिया। आपके पास यहां पर जितना भी इसका एरिया होने वाला है, जो भी इसका सरफेस एरिया है आपके न्यूक्लियस का, उस सरफेस एरिया के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा। यानी कि आपकी सरफेस एरिया हो जाएगी मैथमेटिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नेगेटिव ऑफ एरिया। नेगेटिव इसलिए क्योंकि आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको ये डिक्रीज कर रहा होगा। मैंने यहां पर क्या लगा दिया, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एरिया। आपको पता है कि एरिया पास क्या होता है, πr² की फॉर्म के अंदर होता है। आपको सरफेस एरिया होता है वो आपकी इस फॉर्म के अंदर होता है, आर की स्क्वायर वाली फॉर्म के अंदर होता है। तो आर के अंदर आपके पास क्या आने वाला है, a⁻1/3 आने वाला। करूंगा मैं इसको पास a⁻2/2 बन जाएगा। तो आपके पास यहां पर क्या बन जाने वाला है, bs इज इक्विवेलेंट टू माइनस का as × में a⁻²
पावर 2/3। एस मैंने यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट ले लिया, मैंने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटा दिया, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट आपका जो एरिया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर से, आर आपका प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 1/3 के। तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका जो बी एस है वो आपका बराबर हो जाएगा माइनस के ए एस इंटू में ए रेज टू द पावर 2/3 से। तो यहां से भी आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास सरफेस एनर्जी होती है वो ए के साथ किस तरीके से वेरी कर रही है, तो उसका आंसर हो जाएगा दैट ए रेज टू द पावर 2/3। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ दैट सरफेस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। आपको पता है कि बाइंडिंग जो डिक्रीज कर रही होगी तो ये हमेशा क्या होने वाली, नेगेटिव ही होने वाली है। दिस एनर्जी टर्म इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द लाइटर न्यूक्लियाई बिकॉज ऑफ इट्स हायर एंड लार्जर सरफेस एरिया। अब अगर आपके पास लाइटर न्यूक्लियाई होने वाले हैं तो आपके पास ये सरफेस एनर्जी वाली टर्म क्या करेगी, डोमिनेट करने लग जाएगी। डोमिनेट क्यों करने लग जाएगी, क्योंकि जब आपके पास लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं तो आपके पास वहां पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज हो जाएगा, उसके लिए आपके पास यहां पर एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा दैट आपके मोल्स क्या होते हैं, मोल्स इज इक्विवेलेंट टू मास अपॉन मोलर मास। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है और ये आपका बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ये आप लोग पढ़ते हो क्लास 11th के अंदर मोल कांसेप्ट के अंदर। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास यहां पर 5 ग्राम ऑफ सोडियम है और 5 ग्राम ऑफ सीजियम, आपको पता है कि सीजियम का मोलर मास क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। मास आपने यहां पर क्या ले लिया, 5 ग्राम ले लिया दोनों के लिए, सोडियम के लिए आपने ले लिया 5 ग्राम और आपने सीजियम के लिए ले लिया 5 ग्राम ले लिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि मोलर मास ऑफ सोडियम और मोलर मास ऑफ सीजियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके 5 ग्राम सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है। और क्योंकि आपके सीजियम का यहां पर मोलर मास क्या होता है, ज्यादा होता है, अगर सीजियम का मोलर मास ज्यादा होगा तो 5 ग्राम सैंपल के अंदर सीजियम के एटम कम होंगे, लेकिन उसी 5 ग्राम सैंपल के अंदर अगर सोडियम है तो सोडियम की जो नंबर ऑफ एटम क्या होने वाले हैं वो ज्यादा होने वाले हैं। अब अगर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो आपका सीधा मतलब होगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस आपके पास क्या होने वाले हैं, ज्यादा होने वाले हैं। यानी कि अगर आपके पास यहां पर कोई कंटेनर होगा और इस कंटेनर के अंदर आप लोग लेकर चलोगे 5 ग्राम ऑफ सोडियम और आप लोग लेकर चलोगे 5 ग्राम ऑफ सीजियम, तो 5 ग्राम सीजियम वाले बॉक्स के अंदर आपको कम न्यूक्लियस देखने को मिलने वाले हैं और 5 ग्राम सोडियम के आपको देखने वाले हैं ज्यादा न्यूक्लियस मिलने वाले हैं। आप लोग पढ़ते हो सरफेस केमिस्ट्री को भी, वहां पर भी आपके पास एक प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन का। तो वहां पर आप लोग कहते हो कि अगर आपका सरफेस छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एडजॉर्प्शन के लिए। अगर वो सरफेस एरिया आपके पास एक ही पीस के अंदर है तो उसका एरिया कम बन जाता है, लेकिन अगर आप लोग उसको डिवाइड कर दोगे तो सरफेस एरिया हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर भी आपके पास जो न्यूक्लियस है, आपके पास जो यहां पर न्यूक्लियस होने वाला है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है वो सरफेस एरिया कम होता है। तो जब भी आपके पास न्यूक्लियस बढ़ जाएंगे तो आपका सरफेस एरिया क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। यानी कि लाइटर न्यूक्लियाई के लिए आपके पास एनर्जी टर्म क्या हो जाती है, डोमिनेट करने लग जाती है। यही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है दैट न्यूक्लियंस हैव लार्जर सरफेस एरिया टू इंटरेक्ट। इस वाले पार्ट के अंदर जब मैंने लिया हुआ है 5 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम छोटा होता है तो उसके 5 ग्राम सैंपल के अंदर सोडियम के ज्यादा एटम होंगे, ज्यादा एटम होंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा इंटरेक्शन के लिए न्यूक्लियंस के, तो वहां पर ज्यादा इंटरेक्शन होने वाला है, तो आपकी एनर्जी टर्म यहां पर क्या कर जाएगी, डोमिनेट कर जाएगी। उसके बाद मैंने यहां पर लिखी हुई है नेक्स्ट एनर्जी टर्म जो कि मैंने लिखी हुई है कूलम एनर्जी। अभी आपके पास होती है कूलम्बिक, यानी कि यहां पर चार्ज भी आने वाला है। तो आपको पता है कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज होता नहीं, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो यहां पर कहा गया कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन है उनके बीच में कुछ ना कुछ रिपल्शन होने वाला है, और उस रिपल्शन की वजह से आपके ये दो न्यूक्लियन दूर दूर जाएंगे, और अगर ये दूर दूर जा रहे हैं तो ये बाइंडिंग एनर्जी की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे बल्कि उसको डिक्रीज कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या होने वाली है, नेगेटिव ही होने वाली है। द म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन इन्वॉल्व अनदर नेगेटिव टर्म इन द बाइंडिंग एनर्जी। ये एक और नेगेटिव टर्म यहां पर लेकर आती है। एज ईच प्रोटॉन इज रिपेल्ड बाय Z-1 प्रोटॉन। अगर आपके पास कोई भी न्यूक्लियस होता है उसके पास मान लो उसका टर्म नंबर क्या है, Z है, तो उसमें क्या हो जाएगा, Z प्रोटॉन हो जाएंगे। यानी कि आपके न्यूक्लियस के अंदर टोटल आपके पास क्या होने वाले हैं, Z प्रोटॉन होने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन की, तो इस एक प्रोटॉन के ऊपर आपके पास जो बाकी सारे प्रोटॉन क्या लगा रहे होंगे, आपके पास यहां पर रिपल्शन लगा रहे होंगे। इसका मतलब जो एक प्रोटॉन है उसके ऊपर आपके पास Z-1 प्रोटॉन क्या हो रहा होगा, रिपल्शन का इफेक्ट आ रहा होगा। द टोटल कूलम्बिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, वापस क्या हो जाएगा, BC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ Z इनटू में Z-1 E का स्क्वायर माइनस का R। ये आपके पास क्या होती है, एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एक का चार्ज इनटू में दूसरे का चार्ज डिवाइड बाय उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, और उसका कॉम्पिटिशन भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आपके पास क्या हो जाएगा, Z, आपके पास क्या हो जाएगा, Z-1। तो ये आपको फॉर्मूला भी यहां पर याद करना है। अगर मैं यहां पर इस प्रोपोर्शन साइन को हटाऊंगा, बस क्या बन जाएगा, BC इज इक्वल टू माइनस का AC इनटू में Z इनटू में Z-1 E का स्क्वायर इनटू में A रेज टू द पावर -1/3। ये कहां से आ गया, पास यहां पर क्या आ रहा है, डिवाइड में R अर्थ में क्या लिख दिया, R की पावर -1 लिख दिया। आपको पता है कि R क्या होता है, पास A की पावर 1/3 होता है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, A की पावर -1/3 बन जाएगा। तो कूलम्बिक एनर्जी के अंदर आपके पास जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी टर्म है, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A रेज टू द पावर -1/3 के ऊपर। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कूलम्बिक एनर्जी बिकम्स इफेक्टिव एज Z इंक्रीजेस। अगर Z बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा डोमिनेट करने लग जाएगा। फिर मैंने यहां पर लिखी हुई है एसिमेट्रिक एनर्जी। आपको पता है कि आपके इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, अगर वो सिमेट्रिक है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है, अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो वो आपके पास क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर आपके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो वो आपके पास इन कंपैरिजन
कंपैरिजन टू अदर न्यूक्लियस जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमेट्रिकल नहीं है, वो आपके पास थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मैंने यहां पर भी लिखा भी हुआ है दैट इन द लाइट स्टेबल न्यूक्लियस जिसका आपके पास a लेस देन 40 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज अबाउट द सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब तक आप लोग z इक्वल टू 20 तक या फिर a आपका 40 तक चलता रहता है, उस केस के अंदर आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होता है। सो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उस सीक्रेट प्लॉट के अंदर कि आपके जो लाइटर न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, सेम होता है। n/p रेशियो आपका लगभग 1 के बराबर होता है। हाउएवर एज z राइजेस अबव 20 द रेशियो ऑफ n/p आल्सो राइज। आप लोग इसको भी पढ़ चुके हो कि आपका n/p रेशियो क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। इसकी बेल्ट को भी आप लोग पढ़ चुके हो। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन्स ब्रिंग्स एसिमेट्री दैट मे बी सीन इन द सेल मॉडल। इसको आप लोग आगे भी पढ़ने वाले हो। सेल मॉडल के अंदर अगर आपके पास न्यूट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन आपके पास कम है, तो आपके पास यहां पर एसिमेट्री आ गई एंड दिस एसिमेट्री लोवर्स द बाइंडिंग एनर्जी। सो जनरली बाइंडिंग एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन n इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a/2। अब आपके पास यहां पर अगर एसिमेट्री आ जाएगी तो उसकी वजह से थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये कहा गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल तभी जो होता है, आपके पास n क्या होता है, आपके पास z के बराबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि वो दोनों पास क्या हो जाए, a/2 के बराबर हो जाए। a आपका क्या होने वाला है, n प्लस z होता है, यानी कि आपके पास अगर वो दोनों बराबर हो जाए, पास क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a/2। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपके पास जो एसिमेट्रिक एनर्जी है वो मैक्सिमम कब होने वाली, वो बाइंडिंग एनर्जी को मैक्सिमम करेगी। इट कैन आल्सो बी रिटन एज दैट n माइनस का h इक्वल टू 0। अगर आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल है तो n माइनस z आपके पास क्या हो जाने वाला है, 0 के बराबर हो जाने वाला है। एज n माइनस z इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपके पास यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे उस केस के अंदर आपकी जो एसिमेट्री क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ एसिमेट्रिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म। आपके पास जो एसिमेट्रिक एनर्जी है उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका ba क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n माइनस का z का स्क्वायर इनटू में a रेज टू द पावर माइनस का 1। इसका आपको यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है कि आपके पास जो यहां पर ये एनर्जी है, एसिमेट्रिक एनर्जी है, एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म है, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n माइनस का z का होल स्क्वायर इनटू में a रेज टू द पावर माइनस 1, यानी कि प्रोपोर्शनल आपके पास a रेज टू द पावर माइनस 1। इसको आप लोग याद रखना है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को बस क्या बन जाएगा, ba इज इक्वल टू a n माइनस का z का स्क्वायर इनटू में a माइनस का 1। इस a की वैल्यू क्या होती है, इसको मैं थोड़ी देर में आपको नोट्स के अंदर दिखाने वाला हूं। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी टर्म मैंने यहां पर लिखी हुई है पेयरिंग एनर्जी। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इवन z एंड इवन n न्यूक्लियाइड्स आर मोस्ट अबंडेंट अमंग द स्टेबल न्यूक्लियाई। जो भी आपके पास स्टेबल न्यूक्लियाइड्स होते हैं उसके अंदर से वो न्यूक्लियाई आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा आपको देखा गया कि जिसके अंदर इवन z है और इवन n है उस केस के अंदर आपके जो न्यूक्लियस है उसका कंपोजिशन आपको ज्यादा मिला। आउट ऑफ 274 न्यूक्लियाइड्स 165 न्यूक्लियाइड्स हैव इवन z एंड इवन n। आउट ऑफ 274 न्यूक्लियाइड्स आपके पास 165 न्यूक्लियाइड ऐसे हैं जिसके अंदर इवन z है और इवन a है, आपके पास क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। एंड ओनली 4 न्यूक्लियाइड्स आर प्रेजेंट विद ओड z एंड ओड n। ऐसा देखा गया है नेचर के अंदर कि जिस भी न्यूक्लियस के पास ओड z होता है और ओड n होता है उसके जो आपके पास नंबर है वो बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 4 ही न्यूक्लियाइड आपको से मिलते हैं। और 274 के अंदर 165 न्यूक्लियाइड ऐसे हैं जिसके अंदर आपके पास इवन z देखा गया है और इवन n देखा गया है। तो बेसिकली इसके ऊपर भी आपको फर्क पड़ रहा है कि आपके पास वो नंबर क्या है, आपके पास इवन है और आपके पास स्टेबिलिटी अलग हो रही है, अगर वो ओड है तो आपके पास स्टेबिलिटी अलग हो रही है। इट मींस दैट इट इज अ रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू कंप्लीट पेयरिंग ऑफ प्रोटॉन विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद न्यूट्रॉन। अगर आपके पास a भी इवन होने वाला है और अगर आपके पास यहां पर z भी इवन होगा तो आपके पास यहां पर भी क्या होने वाली, कंप्लीट पेयरिंग होने वाली है और आपके पास यहां पर भी कंप्लीट पेयरिंग होने वाली है। और इस कंप्लीट पेयरिंग की वजह से आपको नेचर के अंदर ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके पास यहां पर इसके अंदर से कोई भी एक ओड हो जाता है तो ओड होने की वजह से आपको वो न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा देखा गया कि यहां पर जो पेयरिंग हो रही है इस पेयरिंग की वजह से भी आपके न्यूक्लियस को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। पेयरिंग एनर्जी वैनिशेस इफ सिंगल न्यूट्रॉन और सिंगल प्रोटॉन रिमेन अनपेयर्ड। अगर आपके पास मान लो आपके पास 11 प्रोटॉन, आपके पास यहां पर क्या है 10 न्यूट्रॉन है, तो यहां पर पास क्या बन जाएंगे, आपके पास यहां पर 5 पेयर्स बन जाएंगे न्यूट्रॉन्स के, लेकिन यहां पर आपके पास पेयरिंग नहीं हो पाएगी। आपके पास क्या हो जाएगा, एक सिंगल प्रोटॉन अलग से रह जाएगा। आपके पास यहां पर 5 पेयर तो बन जाएंगे लेकिन आपके पास यहां क्या रह जाएगा, एक प्रोटॉन सिंगल रह जाएगा और ये सिंगल प्रोटॉन आपके जो न्यूक्लियस है उसको अनस्टेबल कर रहा है। पेयरिंग एनर्जी वैनिशेस इफ सिंगल न्यूट्रॉन और सिंगल प्रोटॉन रिमेन अनपेयर। अगर आपके पास एक भी प्रोटॉन या फिर एक भी न्यूट्रॉन अनपेयर रह गया तो आपकी जो पेयरिंग एनर्जी है ये सारी की सारी निकल जाती है। आपका जो न्यूक्लियस है वो पूरा पूरा क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। एंड मैथमेटिकली यहां पर दिया गया कि आपके पास जो यहां पर पेयरिंग एनर्जी टर्म है ये आपकी बराबर होती है प्लस माइनस जीरो AP इंटू में A रेज टू दी पावर -1। यानी कि आपके पास जो यहां पर पेयरिंग एनर्जी टर्म है ये आपके पास A पे कैसे डिपेंड कर रही है, A रेज टू दी पावर -1। इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब मैंने लिखा हुआ है प्लस माइनस जीरो, यहां पर प्लस भी लेना है आपको, माइनस भी लेना है आपको, यहां पर जीरो के बराबर भी कर देना है। मैंने यहां पर एक ऐसा लिखा है, आपको पता है कि जो आपकी पेयरिंग एनर्जी है ये डिपेंड करती है कि आपकी A की वैल्यू क्या है और आपकी Z की वैल्यू क्या है। अगर आपके पास यहां पर Z और N यानी कि पास क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास है, ये पास क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, अगर ये
दोनों आपके पास इवन होता है तो आपके पास ये टर्म कैसे आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, यानी कि यहां पर पेयरिंग होगी और ये कंट्रीब्यूट करेगा बाइंडिंग एनर्जी की तरफ, तो यहां पास कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अब अगर ये भी इवन होगा और आपके पास ये भी इवन होगा तो इनका सम आपस क्या आने वाला है, इवन ही आने वाला। आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ आपस क्या होता है, ए होता है, यानी आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, ए भी आपके पास इवन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यहां पर जेड भी ओड होगा और आपके पास एन भी ओड होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ओड है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ओड है, तो आपके पास न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। इसका मतलब वहां पर पेयरिंग एनर्जी नहीं है, इसका मतलब वो बाइंडिंग एनर्जी तरफ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बल्कि उसको डिक्रीज करेगा। इसीलिए आपके पास यहां पर क्या आता है, ये नेगेटिव टर्म यहां पर निकल कर आती है। और अगर आपका जेड भी ओड होगा और एन भी ओड होगा तो आपके पास जेड प्लस एन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, यानी कि यहां पर भी आपका ए क्या होने वाला है, इवन ही होने वाला है। यानी कि ए अगर आपके पास इवन है तो आपके पास जो यहां पर पेयरिंग एनर्जी होती है या तो पॉजिटिव होने वाली है या तो नेगेटिव होने वाली है। लेकिन अगर आपका यहां पर ए ओड हो जाएगा तो उस केस के अंदर जेड और एन के अंदर से किसी ना किसी को यहां पर ओड होना पड़ेगा और उस केस के अंदर आपकी पेयरिंग एनर्जी जैसे कोई भी टर्म नहीं होती, वहां पर क्या हो जाएगी, वो जीरो के बराबर हो जाती है। तो इस चीज को आपको यहां पर याद रखना है, इसके ऊपर आप पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर कूलम्बिक एनर्जी क्या होती है। मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो प्रोटॉन्स यहां पर है, मान लो आपके पास ये मैंने क्या शो कर रखे हैं, प्रोटॉन आपके पास ये आपस क्या न्यूट्रॉन है, तो मैंने कहा था कि कूलम्बिक एनर्जी के अंदर आपका प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होता है। तो आपके पास मान लो यहां पर इस प्रोटॉन की बात कर रहा हूं तो इस प्रोटॉन के ऊपर इस प्रोटॉन की वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। तो उस एनर्जी को मैंने यहां पर इस तरीके से शो कर रखा है। एसिमेट्री एनर्जी आपके पास क्या होती है, मान लो आपके पास यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 मैंने बना रखे हैं, आपके पास 6 प्रोटॉन मैंने बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। आपके पास यहां पर क्या है, 6 न्यूट्रॉन भी है, लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, 4 न्यूट्रॉन और भी है। तो बेसिक नंबर टोटल कितने आपके पास यहां पर 10 न्यूट्रॉन्स हैं और इन 4 न्यूट्रॉन में क्या आ रही है, यहां पर एसिमेट्री आ रही है और इस एसिमेट्री की वजह से आपके पास क्या हो रहा होगा, यहां पर ये न्यूक्लियस एक्सपेंड हो रहा होगा और इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। और एक एनर्जी मैंने यहां पर दिखा रखी है पेयरिंग वाली, यहां पर क्या दिखा रखी है कि आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन बस क्या है, सेम है, तो यहां पर क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। प्रोटॉन प्रोटॉन के पीछे पेयरिंग हो रही है, न्यूट्रॉन के पीछे पेयरिंग हो रही है, लेकिन उस केस के यहां पर क्या रह गया, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा रह गया, आपस यहां पर क्या रह गया, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया। यहां पर इनकी पेयरिंग नहीं हो रही है और इनकी पेयरिंग नहीं होने की वजह से आपके पास यहां पर क्या होने वाली है, यहां पर भी आपके पास डिस्टेबिलिटी आ रही है। तो आप लोग कूलम्बिक एनर्जी को, एसिमेट्री एनर्जी को, पेयरिंग एनर्जी को इन तरीके से समझ सकते हो। वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है और सरफेस एनर्जी क्या होती है उसको मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। तो अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं 5 अलग अलग एनर्जी टर्म को, लेकिन अगर मैं इन 5 एनर्जी टर्म को एक साथ ले लूंगा तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी जो गिवन थी आपकी लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर। टोटल बाइंडिंग एनर्जी इन लिक्विड ड्रॉप मॉडल इज समेशन ऑफ ऑल एनर्जी। आपने जितनी एनर्जी पढ़ी है, चाहे वॉल्यूम पढ़ी हो, सरफेस पढ़ी हो, एसिमेट्रिक पढ़ी हो, कूलम्बिक पढ़ी हो, पेयरिंग पढ़ी हो, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो आपके क्या बन जाएगी, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी जो गिवन थी आपके लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर। यानी कि आपके पास यहां पर क्या बन जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू AB इंटू में A माइनस का AS इंटू में A रेज टू द पावर प्लस का 2/3 माइनस का AA इंटू में N माइनस Z का स्क्वायर A रेज टू माइनस का 1 माइनस का AC इंटू में Z इंटू में Z माइनस का 1 A रेज टू माइनस का A/3 प्लस माइनस 0 AP इंटू में A का इनवर्स। और ये सारी की सारी टर्म क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी टर्म को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके अंदर आपके पास जो यहां पर कोएफिशिएंट्स गिवन है AV AS AA AC और AP, इनकी वैल्यूज भी आपको याद करनी है। इसके ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपको गिवन हो सकता है कि आपके पास कोई न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस की एक ही वैल्यू आपको गिवन होगी और आपसे पूछ लेगा कि इसकी वॉल्यूम एनर्जी कितनी है, इसकी सरफेस एनर्जी कितनी है, फिर इसकी टोटल एनर्जी पूछ सकता है। तो आपको ए गिवन होगा, आपको एन गिवन होगा, आपको जेड गिवन होगा, आपको इन कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू गिवन होगी, वहां पर पुट कर देना, आपके पास यहां पर टोटल एनर्जी निकल जाएगी। या फिर इनके अंदर से कोई पूछा गया तो आपको वो भी निकल जाएगी। इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू मैंने यहां पर लिखी हुई है दैट दीस कोएफिशिएंट्स आर कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली एज आपका ए बी क्या हो जाएगा 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, एएस क्या हो जाएगा इज इक्वल 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, एसी क्या हो जाएगा 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए क्या हो जाएगा 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एपी क्या हो जाएगा 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनकी वैल्यूज हो सकता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर भी गिवन हो, लेकिन फिर भी आप लोग इनको याद कर लेना। अगर नहीं गिवन होगी तो अब भी आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये था आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल। यहां पर आपको जितनी बातें याद करनी थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दिया। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये 5 एनर्जी मैंने यहां पर लिखी हुई है, ये आपके पास बेसिकली क्या होती है, इनका डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया, एक एक बातें मैंने आपको बताई है और इनके सारे एक्सप्रेशन भी आपको याद होने चाहिए और ये सारे ए के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं आपके पास पता होना चाहिए कि ए की पावर 1 आएगी, ए की पावर प्लस 2/3 आएगी, ए की पावर -1 आएगी, ए की पावर -1/3 आएगी, ए की पावर -1 आएगी। ये आपको याद होने चाहिए। इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी चुके हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आने के चांसेस भी है। क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट मॉडल जो कि आपके पास होने वाला है शेड मॉडल। काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपके पास काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो, आप लोग हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर गूगल पे कर सकते हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।